Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. My name is Muhammad Faizan Bhatt and today we will discuss data mining learning from data chapter 4 4.5 to 8. Contents are classification and clustering, sports vector machine, SVM, kn and kth nearest neighbors and model estimation. सबसे पहले वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन में जैसे कि आप सबको पता है हम डाटा को क्लासीफाई कर देते हैं दो डिफरेंट कैटेगरीज़ में, ठीक है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल क्लासेस भी आती हैं और बाइनरी क्लासेस भी आती हैं। मल्टीपल क्लासेस में वो होता है कि हमारे पास डाटा एक से ज़्यादा क्लासेस में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और जबकि बाइनरी क्लासेस में हमारे पास डाटा टू क्लासेस में डिवाइड होता है, जिसमें आइदर ट्रू और फॉल्स या 1 और 0 या 1 और -1 आ जाता है। इसकी एग्जांपल्स हैं मेल और फीमेल। मेडिकल फॉर्जरी में ये आ जाएगा कि वो बता देगा कि पेशेंट्स को डिजीज़ है या नहीं है, ठीक है, मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ की डिजीज़ है या नहीं है, ठीक है। अब क्लस्टरिंग आ गया। क्लासिफिकेशन के बाद हम क्लस्टरिंग को डिस्कस करेंगे। क्लस्टरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्रुप एब्स्ट्रैक्टेड इनटू क्लास ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। मतलब क्लस्टरिंग में ये होता है कि हमारे पास क्लासेस ऑलरेडी बनी होती हैं और हमारे पास कोई नया डाटा आता है, कोई एब्स्ट्रैक्टेड ग्रुप आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसको हमने क्लास के हिसाब से उसकी सिमिलर क्लास में डाल देना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 क्लासेस हैं, एप्पल, ऑरेंजेस एंड बनानास, ठीक है। तो अब आपके पास एक न्यू एब्स्ट्रैक्टेड ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि उसी डाटा में से ही लिया गया हो। आपने फॉर एग्जांपल ऑरेंज ले लिया, अब आप उसको डाटा में से मैप करेंगे तो आप उसको ऑरेंजेस वाली क्लास में ही डालेंगे, ना कि आप उसको एप्पल या किसी दूसरी क्लास में डालें। और यही क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट है। इसमें जिस तरह आप इस जीपीए वाली एग्जांपल देख सकते हैं कि 81 से 85 तक जीपीए हो तो 4 के इक्वल होता है हमारा, ठीक है, तो उसका ग्रेड ए होता है। अब किसी स्टूडेंट का सीजीपीए या मार्क्स उसके 84 हैं तो हम उसका सीजीपीए इस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये 85 के नियर अबाउट है, तो इसीलिए इसका सीजीपीए ये भी 4 होगा और इसका ग्रेड भी ए होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट वेक्टर मशीन। स्पोर्ट वेक्टर मशीन को डिस्कस करने से पहले क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग को डिस्कस करना ज़रूरी था, क्योंकि स्पोर्ट वेक्टर मशीन में हम डाटा की क्लासेस बना लेते हैं, ठीक है, और स्पोर्ट वेक्टर मशीन अ डिस्क्रिमिनेंट क्लासीफायर, ये डिस्क्रिमिनेंट क्लासीफायर है जो कि डाटा को सेपरेट क्लासेस में डिवाइड कर देता है। और डाटा को सेपरेट क्लासेस में हम कैसे डिवाइड करते हैं, हम एक हाइपर प्लेन यूज़ करते हैं। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे हाइपर प्लेन क्या होता है, हम डाटा को किस तरह डिवाइड करते हैं, हाइपर प्लेन को हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो स्पोर्ट वेक्टर मशीन वर डेवलप्ड टू सॉल्व क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रिग्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, मगर वो इन कॉन्सेप्ट में इन बुक्स में डिस्कस नहीं किया गया। फर्दर नेक्स्ट बुक्स में किसी आगे कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया जाएगा। रिग्रेशन इज़ नॉट अ ईजी टास्क, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। लर्निंग इन एसवीएम में लर्निंग किस तरह होती है? एसवीएम में सुपरवाइज लर्निंग होती है। सुपरवाइज लर्निंग से आप सब फेमिलियर होंगे कि सुपरवाइज लर्निंग में ऐसा मेथड यानी कि जिसमें डाटा को ऑलरेडी हमने लेबल किया होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह क्लास में भी डिस्कस हुआ है काफ़ी दफ़ा कि हमने डाटा की कैटेगरीज बना ली, ठीक है, एप्पल, मैंगोज़ और ऑरेंजेस। हमने मशीन को लर्न करवा दिया कि हमारे पास 3 तरह का डाटा। अब हम कोई हमें एप्पल देता है तो मशीन को उसके फीचर्स को एप्पल के साथ मैच करेगी, उसका कलर, कोई भी हम उसको जो फीचर लर्न करवाएंगे तो वो उसको उस कैटेगरी में डाल देगी, ठीक है। इसको सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं, जिसमें लेबलिंग की होती है हमने, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ये जो एसवीएम मशीन है ये बाइनरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एफिशिएंट है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल फाउंडेशन रिक्वायर रिलेटिव स्मॉल नंबर ऑफ सैम्पल्स, ठीक है। मींस के इसमें हमारे पास जब हमने सिस्टम को लर्निंग करवानी हो तो हम स्मॉल नंबर ऑफ सैम्पल्स, कम सैम्पल से सिस्टम की लर्निंग करवा लेते हैं। जाहिर है जब हमारे पास क्लासेस 2 होंगी तो हम उन 2 क्लासेस को लर्न करवाने के लिए सैम्पल्स भी की कम यूज़ करना पड़ेंगे, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट शो दैट इट इज़ इंटेंसिव टू नंबर ऑफ सैम्पल डायमेंशन, कि अगर आपके पास सैम्पल्स ज़्यादा हैं फॉर एग्जांपल और क्लासेस भी आपकी ज़्यादा हैं, ठीक है, तो एसवीएम उसमें वर्क नहीं करेगी, ठीक है, इनसेंसिटिव होगी उसकी, ठीक है। वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ज़्यादा मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए एसवीएम वर्क नहीं करती, सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो, ठीक है।
अब नेक्स्ट यही बातें लिखी हुई हैं। अब इसकी दो क्लासेस हो जाती हैं फर्दर, इट माइट बी टू क्लासेस, क्लासिफिकेशन फंक्शन और मल्टी क्लास फंक्शन। क्लासिफिकेशन फंक्शंस में हमारे पास क्या आएगी, बाइनरी क्लास, ठीक है। बाइनरी क्लासिफिकेशन फंक्शन भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बाइनरी आना चाहिए था, ये राइटिंग में मिस्टेक हो गई है, ये आप लिख लीजिएगा अभी। बाइनरी क्लासिफिकेशन फंक्शन, द आउटपुट इज बाइनरी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड नंबर 7 पे SVM स्पोर्ट वेक्टर मशीन क्लासिफिकेशन फंक्शन। ये क्लासिफिकेशन फंक्शन होता क्या है स्पोर्ट वेक्टर मशीन में, ठीक है। ये क्लासेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन फंक्शन को बेसिकली आप हाइपर प्लेन भी कह सकते हैं, ठीक है। वो हाइपर प्लेन एक स्ट्रेट लाइन होती है, नेक्स्ट स्लाइड पे वो आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ बस ये समझ लें कि जो दो क्लासेस आपकी बाइनरी क्लासेस का कंसेप्ट क्या होता है कि आपके पास सिर्फ दो ही क्लासेस हो सकती हैं। या तो आपके पास बॉल होगी, उसका कलर ग्रे होगा या ब्लैक होगा। अगर आपके पास जेंडर होगा तो उसमें मेल या फीमेल होगा। अगर आपके पास कोई भी प्रोपोजिशन आ जाएगी तो वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सिर्फ बाइनरी का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर पूरी स्लाइड्स में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 8 है, उस पर क्लासिफिकेशन की हुई है स्पोर्ट वेक्टर मशीन में। बताया हुआ है कि अपर साइड पे जो क्लासिफिकेशन है, अपर साइड पे उसमें देखें जो क्लास है उसमें ग्रे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और जो हाइपर प्लेन के लोअर साइड पे क्लास है उसमें ब्लैक एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था यहाँ बॉल का कलर ग्रे होगा या ब्लैक होगा, ठीक है। इस यहाँ पे यही बताया हुआ है कि जो बॉल है लाइन के ऊपर, और ये जो लाइन है इस लाइन को हम हाइपर प्लेन कहते हैं। यही वो लाइन है जिसके ज़रिए हम स्पोर्ट वेक्टर मशीन में क्लासिफिकेशन करते हैं। आगे इसको कैलकुलेट करना भी हम देखेंगे किस तरह कैलकुलेट किया जाता है इसे। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इन एसवीएम्स में क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कितनी होती हैं, ये वही बातें रिपीट की हुई हैं। 2 क्लास प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 2 क्लास प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करें तो हमारा उसमें जनरलिटी लॉस नहीं होती। मीन के हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें डाटा में कोई भी उसमें डिफ़िकल्टी नहीं आती, जनरलिटी लॉस नहीं होती। जनरल इनपुट से हम डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है डिसीजन बाउंड्री होती है, मार्जिन या डिसीजन बाउंड्री। फॉर जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं स्पोर्ट वेक्टर मशीन में हाइपर प्लेन, उसकी डिसीजन बाउंड्री होती है। वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि डिसीजन बाउंड्री क्या होती है, कितनी होती है, ठीक है। अज्यूम दैट द 2 इनपुट्स एट्रीब्यूट विद कंटिन्यूस वेरिएबल विच विल द बेस्ट हाइपर प्लेन सेपरेटिंग लाइन। ये नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, वहाँ से मैं बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे दो आपके पास डायग्राम्स हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब क्लास ए में भी एक हाइपर प्लेन ड्रॉ हुई है और क्लास बी में भी एक हाइपर प्लेन ड्रॉ हुई है। क्लास ए में ये वाली जो लाइन है ये हाइपर प्लेन है और क्लास बी में ये काफ़ी सारी लाइंस हैं, ठीक है। अब देखें हमने ऊपर डिस्कस किया जो पॉइंट नंबर 3 है, अज्यूम दैट there are 2 inputs attribute input attributes with continuous values which will be the best hyperplane for separating class। के हमारे पास 2 क्लासेस हैं, ठीक है, और उनमें उनको डिफरेंट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सी लाइन बेस्ट होगी। तो यहाँ पर जो लाइन हाईलाइट की हुई है, जो लाइन थोड़ी सी बोल्ड की हुई है, ये वाली आप देख सकते हैं। ये बताया हुआ है कि ये बेस्ट लाइन है क्योंकि इसका डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है इसे मार्जिन कहते हैं। इस बॉल से इसका डिस्टेंस देखें और इस बॉल से इसका डिस्टेंस देखें, यानी कि इसके जो लाइन के नियरेस्ट 2 बॉल्स हैं उनसे इसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हमारी कैलकुलेशंस उतनी ही परफेक्ट होंगी, ठीक है। ये देखें SLT कहते हैं स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। suggests that the choice of maximum margin hyperplane will lead the maximum generalization when predicting the class of previous unseen example, ठीक है। fat margin is less complex, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देखें यहाँ पर शो किया हुआ है, ये जो क्लास, ये जो लेफ़्ट साइड पे डायग्राम है और जो राइट साइड पे डायग्राम है, जो लेफ़्ट साइड पे डायग्राम है उसमें मार्जिन कम है, जो राइट साइड पे डायग्राम है उसमें मार्जिन ज़्यादा है। तो इसमें जो राइट साइड पे डायग्राम है उससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा डाटा मोर एक्यूरेट, हमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर ये जो साइन है ये बता रहा है कि ये वाला जो डाटा है इसमें लेस जनरलिटी होगी और इसमें ज़्यादा जनरलिटी होगी, ये लेस देन का साइन है।
अब आगे फॉर्मुलेशन एक एग्जांपल्स आ जाती है हमारे पास, ये आप नेक्स्ट स्लाइड से देखें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट स्लाइड नंबर 14 पे जी। ये देखें जो हमारे पास हाइपर प्लेन है, जो हाइपर प्लेन है उसकी जो फार्मूला है या उसकी जो वैल्यू है वो होती है wx प्लस बी, ठीक है। और जो हाइपर प्लेन के अबव वैल्यू होती है वो होती है इक्वल टू 1, मीन्स ग्रेटर देन 0। 0 से ग्रेटर वैल्यू 1 पॉजिटिव होगी, और जो इसके नीचे हमारे पास होगी, नीचे बिलो होगी हाइपर प्लेन के, जो बिलो लाइन होगी इस हाइपर प्लेन के, वो लाइन हमारे पास होगी wxb इज़ इक्वल टू -1। ये इसके जर्नल फार्मूलाज हैं इन लाइंस के, ये आपको याद करना पड़ेंगे ऐसे ही, ठीक है। बाकी इस अगर आप स्लाइड को देखें तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। जब वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी तो वो लेस देन ज़ीरो होगी तो वो माइनस में आ जाएगी, और जब ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो वो 1 में आ जाएगी। और 1 और -1 का एक वही कंसेप्ट है यहाँ पे कि हम बाइनरी क्लासेस की बात कर रहे हैं, यहाँ तो वैल्यू 1 होगी या -1 होगी, ठीक है। यहाँ पे जो W है वो वेट होता है, वेट वेक्टर भी कहते हैं इसे, और X जो है हमारा वो इनपुट होती है, और B हमारा लेबल्ड वेरिएबल होता है। अब ये एक एग्जांपल सॉल्व की हुई है। इस एग्जांपल में देखें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। पॉइंट जो है पहला वो 1 1 और जो दूसरा पॉइंट है वो 2 2, और हमने मतलब ये हमारे डाटा के पॉइंट्स हैं। डाटा है एक बिलो है और एक अबव है, और सेंटर में हमने एक जर्नल हाइपर प्लेन ड्रा कर ली अपनी मर्ज़ी से। जर्नल क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चन में ये चीज़ हमें क्वेश्चन में ये चीज़ और ये चीज़ गिवन होगी, सेंटर वाली चीज़ गिवन नहीं होगी। क्लियर। अब हमने ये कैसे एक हमें जर्नली फार्मूला से हमने इसे ना निकाल लेना है, ठीक है। W वेट वेक्टर W इज़ इक्वल टू A और 2A, ये हमने इन दोनों वैल्यू 2 3 और 1 1 के ज़रिए ये वेट वेक्टर कैलकुलेट कर लिए। ये कैसे कैलकुलेट किए हैं ये मैं बताता हूँ, आप देखें ज़रा। हमने क्या किया, जो हमारे पास वैल्यूज़ थी बिलो द एक्सिस 1 1 और 2 3, इन दोनों को माइनस किया, ठीक है। 1 1 इसको माइनस कर दिया 2 3। जो देखें जब आप 1 को 1 से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 कोलन 1 -3 सॉरी ये गलत हो गया, आपने ग्रेटर वैल्यू में से लेसर वैल्यू को माइनस करना है, मिस्टेक हो गई। आपने ऊपर वाली जो वैल्यू है उसमें से लेसर वैल्यू को माइनस कर देना है। -1 तो जब आप इसे माइनस करेंगे 2 - 1 1 आ जाएगा, और 3 - 1 आ जाएगा 2। तो जब आपने इसके वेट वेक्टर्स लिखने हैं, वेट वेक्टर्स का ये हम जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम वेरिएबल्स के साथ लिखते हैं, तो हमने इसके साथ अपनी मर्ज़ी से 2 वेक्टर्स सपोज करके A वेक्टर लिख लिया दोनों के साथ, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो गई। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने देखा कि जो हमारे पास ये बिलो द लाइन है, अब हमने इन वेक्टर्स को यूज़ करते हुए इक्वेशंस डिराइव करनी है। जो इस पॉइंट की इक्वेशन भी ड्राइव कर लेनी है और इस पॉइंट की इक्वेशन भी ड्राइव कर लेनी है, ठीक है। तो जब हम इसमें से इक्वेशन ड्राइव करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो A + 2A, ठीक है। मीन्स के इस 1 1 को आप लोगों ने इस 2A और 2A के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो वेक्टर्स है उसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर की, इसी तरह उसमें ये रूल है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 2 वेक्टर्स के दरमियान उन्हें ब्रैकेट्स के बगैर लिखते हो तो एडिशन आ जाती है। जब आप 1 को A से मल्टीप्लाई करोगे, इस 1 को A से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। फिर जब आप इस वाले 1 को 2A से मल्टीप्लाई करोगे तो 2A आ जाएगा। और इक्वेशन जो है हमने ऊपर डिस्कस की, मैं आपको एक दफ़ा से फिर दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखें जो हमारे पास एक्सिस के बिलो है उसमें WX वेक्टर और X की वैल्यूज़ यानी कि एक्सिस की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया हमने, और प्लस B उसमें B ऐड कर दिया, ठीक है। B हमने डिस्कस किया था लेबल्ड क्लास है हमारी, ठीक है। और इक्वल टू -1, जो बिलो है उसके इक्वल -1 आएगा। इसी तरह ये देखें
हमने वन वन पॉइंट्स को यूज़ किया और ये इक्वेशन ड्राइव कर ली। अब आप सिमिलरली 2-3 पॉइंट्स को यूज़ करेंगे, इस a और 2a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर। अब आपने जो इक्वेशन है देखें, जो इक्वेशन है ये वाली सेकंड वाली इक्वेशन बिलो 2a + 6a, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 8a हो जाएगा। और दूसरी तरफ जाके ये 1 - b = 1 - 8a, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू डिराइव की और अब आपके पास b की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई, b = 1 - 8a। अब आपने इस b की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ, ठीक है, इस इक्वेशन में। ठीक है, इसकी जगह पर यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पर आपने इस वैल्यू को कर देना है पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, आपने इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यानी कि ये b की जगह 1 - 8a आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाली इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो 3a आ जाएगा, जो कि अंडरस्टूड है, आप इतनी बात समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप इनको करेंगे माइनस। ठीक है, मतलब आप इस पर कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a = 2/5। ठीक है, ये 5 में से 8 माइनस हो जाएगा -5a, और यहाँ पे 1 में से 3 माइनस हो जाएगा तो -2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू 2/5 आ जाएगी। अब आपके पास ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में, अंडरस्टैंड। जब आप यहाँ a की जगह 2/5 रखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे -11 आना था। ठीक है, क्योंकि जब ओवर में 5 आएगा तो 5 - 16 -11 होता है, -11/5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास w है, w में हमने क्या लिखा था, a और 2a। ठीक है, ये हमने वेक्टर फाइंड किए थे। अब हमने यहाँ से वेक्टर्स की एक्चुअल वैल्यूज़ डिराइव कर लेनी है। वो वैल्यूज़ तो हमने सपोज की थी ना, अभी हमने कैलकुलेशन के बाद एक्चुअल वैल्यूज़ डिराइव कर ली। a की वैल्यूज़ हमारे पास ये रही और इसी a की वैल्यू को दोबारा हम पुट करेंगे इसमें, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4/5। क्लियर, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। देखिए, इसके बाद आपके पास ये वैल्यूज़ यानी कि वेक्टर्स निकल आए आपके पास, a और b दोनों, a और 2a दो वेक्टर्स की वैल्यूज़ निकल आई आपके पास। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है, ये g(x) जो है ये हमारा हाइपर प्लेन है, हाइपर प्लेन की इक्वेशन। अब हमने हाइपर प्लेन की इक्वेशन ड्रा कर ली। हाइपर प्लेन की इक्वेशन का क्या फार्मूला था, wx + b = 0। ये इक्वल 0 है तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम सपोज कर लेंगे =0। ठीक है, =0। ठीक है, और उसके बाद हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, तो जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 5/2 से। ठीक है, 5/2। जब हम इस वैल्यू को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी इस लाइन की। ठीक है, जो ये लाइन है हाइपर प्लेन। ठीक है, इससे हम स्पोर्ट वेक्टर मशीन मेथड को, इस पूरे मेथड को हम स्पोर्ट वेक्टर मशीन कैलकुलेशन कहते हैं। और ये मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हाइपर प्लेन की इक्वेशन ड्रा करने के लिए। ठीक है, हेंस दिस इज ऑफ
इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन। दैट्स ऑल। हाइपरप्लेन इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एसवीएम में सिंपल कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, इसको इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। और ये एसवीआर जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे KNN। KNN का मतलब होता है केथ नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। ये क्लस्टरिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो KNN है उसमें हमारे पास K की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। अच्छा, फॉर 1 NN वी असाइन द मैप विद ईच सैम्पल 1 वैल्यू। मतलब कि हमारे पास K की जितनी वैल्यूज़ होंगी, हम जो वेरिएबल होगा जिसको हमने मैप करना होगा उसको हम जितनी K की वैल्यू होंगी उतने वेरिएबल के साथ मैच करेंगे। अगर K की वैल्यू 1 है तो हम एक नियरेस्ट नेबर के साथ उसको मैच करेंगे। अगर K की वैल्यू 3 है तो हम 3 नियरेस्ट नेबर के साथ उसको मैच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड्स पे आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखिए एग्जांपल दी हुई है। जो एग्जांपल A है उसमें 1 का बताया हुआ है, यानी कि एक पॉइंट है जो क्वेश्चन मार्क है, ये एक पॉइंट है, इनको मैच किया हुआ है। प्लस के साथ है, प्लस के नियर है तो इसको प्लस के साथ मैच कर दिया, यहाँ प्लस के नियर है तो प्लस के साथ मैच कर दिया। अब B जो है उसको देखें, उसमें जो एक पॉइंट है उनको डिफरेंट 4 वेरिएबल के साथ मैच किया गया है। मीन्स कि ये 4 KNN की एग्जांपल है। देखें जो पॉइंट 1 है, जो ये वाली साइड वाली डायग्राम है लेफ़्ट साइड वाली, इसमें ये छोटी सी ये जो है, इसमें देखिए इसमें प्लस के साथ मैच किया हुआ है। और ऊपर जो है ये एक प्लस का पॉइंट है, इसको डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ मैच किया है। इसके नियर माइनस की क्लासेस है तो इसे माइनस की क्लास के साथ मैच किया हुआ है ये पॉइंट, और एक प्लस की वैल्यू है और एक प्लस की वैल्यू के साथ मैच किया हुआ है, ठीक है। तो यही सिंपल इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे है जी ये 1 NN क्लासीफायर इज़ नॉट वेरी रोबस्ट मेथोडोलॉजी। 1 NN क्लासीफायर जो है वो ज़्यादा रोबस्ट मेथोडोलॉजी नहीं है। उसको यूज़ करते हुए हम डाटा को सही तरह क्लासीफाई नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास डाटा में कुछ वैल्यूज़ होती हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी ऐसे होते हैं जो कि डाटा के ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, या इक्वली क्लोज होते हैं। तो जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स डाटा के इक्वली क्लोज होंगे तो हम उन्हें कैसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसे A वाली क्लास के साथ मैच करें या B वाली क्लास के साथ मैच करें। तो इसीलिए हम KNN की जो वैल्यू है एक से ज़्यादा वो मोर रोबस्ट होती है, हम मोर से ज़्यादा वैल्यूज 1 से यूज़ करते हैं। लार्ज वैल्यू हेल्प टू रिड्यूस द नॉइसी पॉइंट्स। जो मतलब लार्ज वैल्यू है उसमें हमारे पास एरर्स नहीं आते, नॉइसी पॉइंट्स एरर को कहते हैं, ठीक है। अब KNN कॉल मेमोरी बेस्ड लर्निंग और इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, ठीक है। मेमोरी बेस्ड लर्निंग से मुराद इसमें हम डाटा को लर्न करवा देते हैं या एक इंस्टेंस के ज़रिए डाटा को लर्न करवा देते हैं। ये इसमें यही है सारा कॉन्सेप्ट, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखें। इसमें बताया गया है क्लासेस हैं आपके पास डिफरेंट W1 W2 W3, ठीक है। उसको ट्रेन किया गया है कुछ सैंपल के ज़रिए। ट्रेनिंग और टेस्टिंग सैंपल 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ट्रेनिंग सैंपल वो होती हैं जिस पे हम डाटा की ट्रेनिंग करवाते हैं, जिस पे हम डाटा को लर्न करवाते हैं, ठीक है, वो ट्रेनिंग सैंपल होते हैं। और टेस्टिंग सैंपल वो होते हैं जिस पे हम डाटा को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमने डाटा को लर्न करवाया क्या वो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट शो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखिए यही यहाँ पे हमारे पास एक टेस्टिंग सैंपल है XU, हमारे पास लर्निंग सैंपल्स हैं हमारे पास ट्रेनिंग सैंपल्स या लर्निंग सैंपल्स भी आप इन्हें कह सकते हैं W1 W2 W3 हैं, और टेस्टिंग सैंपल हमारे पास XU है। तो हमने क्या करना है, यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, K = 5। हमने इसके 5 नेबर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे प्लीज़ आ जाइए ज़रा। यहाँ पे ये देखिए XU एक पॉइंट है, हमने सपोज कर लिया है पॉइंट X है, या कुछ भी लिख सकते हैं आप वहाँ पे Y Z ABC जो मर्जी, यहाँ एक्सपोर्ट है। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। 3 आपके पास हैं क्लासेस W1 W2 और W3। अब आप देखेंगे इस पॉइंट्स में X1 के करीब जो है W3 का एक जो एलिमेंट है उसके साथ ये मैच कर रहा है, जबकि ये W1 के 4 एलिमेंट्स के साथ मैच कर रहा है। तो इस बेस पे कि ये इसके 4 एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है, हम इसे W1 की क्लास में डाल देंगे, ठीक है।
अब KNN की समरी है, इसमें सिंपल आप तो पढ़ने वाली बातें हैं, कुछ कोई ख़ास इसमें चीज़ नहीं है। इसके इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन प्रोसेस, ये इम्पोर्टेंट है, ये अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। डिटरमाइन द पैरामीटर्स के नंबर्स नियरेस्ट नेबर्स, कि आपने ये डिटरमाइन करना होता है कि कितने के आप के की वैल्यू लें कि आपको जो आपका रिज़ल्ट है वो अच्छा मिल जाए। मतलब आप कितने ज़्यादा उसको एलिमेंट्स के साथ मैच करवाएं। टेस्टिंग डाटा को कितने टेस्टिंग डाटा ऐसे होने चाहिए जो कि आपके ट्रेनिंग डाटा के साथ मैच करें। मतलब के की वैल्यू 1 2 3 4 5 जितनी भी आप ले सकते हैं, मोस्टली 1 से ज़्यादा लेते हैं। जो 1 है वो सही कैलकुलेशन नहीं प्रोवाइड करती, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेनिंग सैंपल एंड टेस्टिंग सैंपल, सिंपल है, जब आपने उसको मैचिंग कर ली तो आपने उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जिस तरह हमने यहाँ कैलकुलेट किया, ये जो W3 है इसका डिस्टेंस ज़्यादा था, जबकि W1 है इसका डिस्टेंस भी कम था, और इसके ये देखें ये वाला जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस कम है और इसके साथ मैचिंग्स भी ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फिर आपने मैचिंग कर देनी है। सॉर्ट द डिस्टेंस डिटरमाइन द नेबर, आपने उन डिस्टेंस को मैच कर देना है, ठीक है, सॉर्ट कर देना है। और के जो है आपने के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, थ्रेशोल्ड, कि किस में ज़्यादा के की वैल्यू मैच कर रही हैं और किस में कम मैच कर रही हैं। डिटरमाइन द क्लास कैटेगरी ऑफ ईच नियरेस्ट नेबर, जिस भी आप नेबर से उसको मैच करेंगे आप उसकी क्लास आइडेंटिफाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि क्लास W1 है या W2 है, ये देखें आप इससे मैच कर रहे हैं, आपको क्लास का पता है ये W1 है, ठीक है। आपने इसको डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। फॉर ईच नियरेस्ट नेबर, हर नियरेस्ट नेबर के लिए जो क्लास है उसको डिटरमाइन कर लिया, यानी कि इसके नियरेस्ट क्लास जो ये बन रही है, इसकी नियरेस्ट क्लास ये बन रही है, तो आपने इनके साथ मैच किया, जबकि ये वाली जो क्लास है इसकी नियरेस्ट नहीं है, दैट इज़ वाई हमने इसके साथ कोई एलिमेंट मैच नहीं किया, ठीक है। यूज़ द एलिमेंट यूज़ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ कैटेगरी नियरेस्ट नेबर एज प्रिडिक्शन वैल्यू, ठीक है। टेस्टिंग सैंपल क्लासीफाई, 1 सेकेंड प्लीज़। आपने देखना है मेजॉरिटी कौन सी कैटेगरी से मैच कर रही है, ठीक है, कौन से नियरेस्ट नेबर्स हैं जो मेजॉरिटी जिनसे मैच कर रही है, ठीक है। आपने उनकी बेस पे प्रिडिक्ट करना है, जो टेस्टिंग सैंपल है उसको मेजॉरिटी वाली जिस मेजॉरिटी क्लास से वो मैप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्लास में उसको डाल देना है। जिस तरह ये एग्जांपल है, इसके मेजॉरिटी एलिमेंट्स W1 से मैप कर रहे थे, तो आपने इसको W1 में इस XU को कह दिया कि ये W1 का एलिमेंट है, ये W1 का पार्ट है। दैट इज़ ऑल, ये टॉपिक इतना ही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह।